हेलो गर्ल्स, आज का आपका जो टॉपिक है वो है रीजनल इम्बैलेंसेस। चैप्टर 11 आपका है। और इस जो रीजनल इम्बैलेंसेस है इसको हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रीय असंतुलन। क्षेत्रीय असंतुलन या रीजनल इम्बैलेंसेस क्या होता है? जब हम इंडियन इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी की स्टडी करते हैं, इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं, तो इकोनॉमी का एक साइज़ होता है। तो उसमें डिफरेंट रीजन्स जो होते हैं, अलग अलग रीजन्स की अलग अलग विकास की स्थिति रहती है। कुछ क्षेत्र ज़्यादा विकसित होते हैं, वो केंद्र बिंदु होते हैं आर्थिक विकास का, जबकि कुछ क्षेत्र जो है अविकसित होते हैं। यहाँ पर विकास का मतलब है वहाँ के लोगों के पास रोज़गार का होना, पर कैपिटा इनकम, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी वहाँ पर लोगों के पास कितनी है, उससे जुड़ा हुआ है। तो जब हम बात करते हैं किसी भी इकोनॉमी की है, तो बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट का मतलब होता है डेवलपमेंट इन ऑल रीजन्स ऑफ एन इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का एक साथ विकास होना, क्षेत्रीय विकास, वो रीजनल बैलेंस कहलाता है, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट कहलाता है। जबकि भारत जैसे देश के अंदर, जिसका जो विश्व में 7वें स्थान पर आता है, और यहाँ पर 29 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरी है, ऐसी स्थिति में यहाँ पर सभी राज्यों का विकास समान रूप से नहीं हुआ है। और ये जो असमानताएं हैं कुछ स्तर पर तो इतनी अधिक बढ़ जाती हैं कि लगता ही नहीं है कि ये दोनों राज्य एक ही राष्ट्र के हैं, एक ही देश के हैं। तो इसलिए रीजनल जो इम्बैलेंसेस हैं उनको कंसीडर करना, उनको एक साथ लेकर आना, जो रीजनल डेवलपमेंट है उनको एक साथ लेकर आना एक बहुत बड़ी चैलेंज है। तो इस की स्थिति को समझने के लिए पहले हमें देखना पड़ेगा कि भारत के अंदर आर्थिक क्षेत्रीय विकास को लेकर स्थिति क्या है, विभिन्न राज्यों की स्थिति क्या है और इसके कारण क्या है, और अंत में हम पढ़ेंगे कि इसको कैसे कम किया जा सकता है। तो हमारे टॉपिक में सबसे पहले बात आती है मीनिंग ऑफ इम्बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट या रीजनल इनइक्वालिटी का मुख्य कारण क्या है। जब हम बात करते हैं तो इंडिया जो है वो एक फेडरल इकोनॉमी है। फेडरल इकोनॉमी का मतलब होता है संघीय अर्थव्यवस्था। संघीय अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है कि जहाँ पर शक्तियों का बंटवारा, हमारा जो संविधान है उस संविधान के अंदर जो कानून बनाने की और जो फंड इकट्ठा करने की, यानी कि जिसे हम कहते हैं टैक्स लगाने की जो शक्तियाँ हैं, और उन जो फाइनेंस है, वित्त है, उसको खर्च करने की जो शक्तियाँ हैं वो 3 स्तर पर बटी हुई हैं। एक है आपकी जो आर्थिक संविधान है, संविधान के अनुच्छेद आई थिंक 395, मैं भूल गई हूँ वो कौन सा अनुच्छेद है। उस भारतीय अनुच्छेद के अनुसार, संविधान के अनुसार भारत के अंदर 3 शक्तियों को 3 भागों में, 3 सूचियों में बांटा गया है, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और संघीय सूची। तो केंद्रीय सूची के अंदर कौन से विषय हैं जिनके ऊपर केंद्र सरकार जो है वो कानून बना सकती है, जिन विषयों पर। दूसरी है राज्य सूची, वो सारे विषय जिन विषयों के ऊपर राज्य सरकार कानून बना सकती है। जैसे हम कहें विदेश नीति से संबंधित जितने भी कानून है, आपका जो एक्साइज टैक्स है, जो कस्टम ड्यूटी है, या फिर आपका इनकम टैक्स है, उससे संबंधित जो नीतियां हैं वो केंद्र सरकार के दायरे में आती हैं। उसके बाद राज्य सूची है, राज्य सूची के अंदर जो आपका सेल्स टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, उससे संबंधित जो कानून है वो राज्य सरकारें बना सकती हैं। और इसी प्रकार से तीसरी जो सूची है, संघ सूची, इसके अंदर केंद्र सरकार और राज्य सरकार, वो कुछ ऐसे विषय हैं जिनके ऊपर दोनों ही सरकारें जो है कानून बना सकती हैं। यहाँ पर तीसरे स्तर पर भी भारत के अंदर शक्तियों का बंटवारा है, वो होती हैं स्थानीय सरकारें, लेकिन उनकी शक्तियाँ काफ़ी सीमित होती हैं। तो उनका जो अर्थव्यवस्था की आर्थिक प्रणाली है उसके ऊपर थोड़ा सा कम प्रभाव पड़ता है। तो मुख्य तौर पर यहाँ पर शक्तियों का प्रभाव जो है 2 स्तर पर देखने को मिलता है, केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर। इसका मतलब ये है कि राज्य सरकारों के पास जो अधिकार होते हैं वो अधिकार जो है वो राज्यों को स्वतंत्र रूप से राज्य विशेष की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए कानून बनाने का या कार्य करने का, वित्तीय कार्य करने का अधिकार प्रदान करते हैं। लेकिन जब हम आर्थिक विकास की स्थिति के तौर पर देखते हैं तो हम पाते हैं कि सभी राज्यों में समान रूप से विकास नहीं होता। ये डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट स्टेट या इंटर रीजनल डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट रीजन्स और डिस्ट्रिक्ट्स विद इन द स्टेट और इंट्रा रीजनल डेवलपमेंट, ये सब क्या है वो असंतुलित है। प्रोफेसर NJ कुरियन के अनुसार इंडिया के रीजन्स को 2 भागों में बांटा गया है कि रीजन्स जो
सेंटर ऑफ इंडिया है, इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश आदि। और ये क्या है, इसके बीच में इनकी जो भौगोलिक स्थिति है वो देश के बीचों बीच आने के बावजूद भी इनकी जो स्थिति है वो बैकवर्ड है, इनका आर्थिक विकास कम है। उसके बाद दूसरे जो स्टेट्स हैं वो स्टेट्स हैं जो भारत के किनारों पर बसे हुए हैं, पेरिफेरी जिसे हम बोलते हैं, मार्जिन पर बसे हुए हैं। और इन राज्यों के अंदर आते हैं आपके, जैसे तमिलनाडु आ गया, महाराष्ट्र आ गया। हालांकि ये किनारे पर बसे हुए राज्य हैं, लेकिन इनके बावजूद भी इनका आर्थिक विकास काफ़ी तेज़ी से हुआ है और इनकी भारतीय अर्थव्यवस्था में जो स्थान है वो काफ़ी ऊंचा है। तो जब हम पैटर्न देखते हैं रीजनल डेवलपमेंट का भारत के अंदर, तो सबसे पहले हम किस ग्राउंड पर उनकी डेवलपमेंट देखते हैं, कंट्रीब्यूशन टू द डिफरेंट रीजन्स इन नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो अलग अलग स्टेट का भारत की जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसके अंदर कितना कंट्रीब्यूशन है। तो हम इस टेबल में देखते हैं, महाराष्ट्र सबसे 14.2% शेयर के साथ पहले स्थान पर है, गुजरात 5वें स्थान पर है, तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है, उत्तर प्रदेश तीसरे पर है, कर्नाटका चौथे पर है। जबकि जो नीचे स्टेट्स दी गई हैं, असम, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इनका जो कंट्रीब्यूशन है 1% से लेकर 3% के बीच में है। और इनका जो ऊपर वाली जो मोस्ट हाईएस्ट कंट्रीब्यूटिंग स्टेट्स हैं उनका है 14% से लेकर 7% के बीच। जो जीडीपी है, भारतीय अर्थव्यवस्था की जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसके अंदर इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो ऊपर वाले स्टेट्स का 7% से भी ज़्यादा है और नीचे वाले स्टेट्स का 1 से 3% के बीच में है। तो ये रीजनल डिस्पैरिटी को इंडिकेट करता है। उसके बाद पर कैपिटा इनकम की अगर हम बात करते हैं तो हम इस टेबल को देखते हैं। एक तरफ आपकी गोवा है, हरियाणा है, केरला, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात, इन स्टेट्स के अंदर पर कैपिटा इनकम जो है, एनुअल इनकम जो है, करंट प्राइसेस ईयर 2014-15 के अंदर गोवा की 3.25 लाख यानी कि 2,74,939 रुपये आपकी पर कैपिटा इनकम है, पर एनम है। और बाकी स्टेट्स की, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, इनकी अगर हम देखते हैं तो इनकी 1.25 लाख से 1.24 लाख से लेकर 1.5 लाख तक इनकी, यानी कि 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच में यहाँ पर इन स्टेट्स की पर कैपिटा इनकम है। उसी तरफ अगर हम लो इनकम स्टेट्स को देखते हैं तो उसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, असम, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा आते हैं, जिनकी जो पर कैपिटा इनकम है वो विकसित राज्यों की तुलना में बहुत कम है। 63,000 से लेकर 31,000 तक ये रेंज आपकी पड़ती है। तो इससे क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर भारत के अंदर रीजनल डिस्पैरिटी एग्जिस्ट करती है। 7 हाईएस्ट स्टेट्स और 7 लोएस्ट स्टेट्स का अगर हम कंपैरिजन करें, हाईएस्ट आपकी 2.74 है और लोएस्ट जो है 31.38 है। तो 31,74,000 और जब हम 2,74,000 को कंपेयर करते हैं तो ये कम से कम 9 टाइम हायर है। गोवा की जो पर कैपिटा इनकम है बिहार से 9 टाइम हायर है। तो 9 टाइम हायर का डिफरेंस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। उसके बाद एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन देखते हैं तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, इनका कंट्रीब्यूशन 6.5% से लेकर 16 से 17% के बीच में इनका फूड ग्रेन प्रोडक्शन में है। क्योंकि इंडिया को हम एग्रीगेरियन डोमिनेटिंग कंट्री कहते हैं, इकोनॉमी कहते हैं। एग्रीगेरियन इकोनॉमी के कारण यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अंदर स्टेट्स का कंट्रीब्यूशन अगर हम देखते हैं तो इन स्टेट्स का उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, इन स्टेट्स का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है। जबकि गोवा, केरला, झारखंड, उड़ीसा, चंडीगढ़ जैसी, छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट्स को जब हम देखते हैं तो इनका कंट्रीब्यूशन लेस देन 2%। गोवा का तो लेस देन 1% ही है, 0.5% से भी इसका कम जो है कंट्रीब्यूशन है। तो इससे ये क्लियर है कि यहाँ पर रीजनल डिस्पैरिटी बहुत लार्ज स्केल पर इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करती है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के बाद प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी के अंदर डिफरेंस होता है। प्रोडक्शन तो होता है कि टोटल आपका कुल कितना उत्पादन हुआ, भाई 100 क्विंटल गेहूँ हुए हैं, पूरा जितना भी एरिया था उस एरिया के अंदर। तो यहाँ पर क्या है, डिफरेंट स्टेट्स का एरिया, जैसे उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, ये दोनों ही स्टेट साइज़ वाइज जो है गोवा और केरला की तुलना में बहुत बड़ी स्टेट्स हैं। तो यहाँ पर ओबियसली है फूड प्रोडक्शन भी गोवा और केरला जैसे स्टेट से कई गुना ज़्यादा होगी। तो इसका दूसरा जो एस्पेक्ट है वो है प्रोडक्टिविटी होता है कि पर हेक्टेयर कितना प्रोडक्शन हुआ है फूड ग्रेन का।
तो देखते हैं पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी भी पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश को जब महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के साथ कंपेयर करते हैं तो ये लगभग आपकी 4 गुना के करीब है प्रोडक्टिविटी का डिफरेंस। प्रोडक्टिविटी जैसा कि मैंने आपको बताया पर हेक्टेयर प्रोडक्शन होती है। उसके बाद इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट इन फैक्ट्री सेक्टर की बात करते हैं। ये आपकी सेकेंडरी सेक्टर की ग्रोथ को दिखाता है। तो महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु का जो कंट्रीब्यूशन है टोटल वैल्यू एडिड जो है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर हम करते हैं वो 10% से लेकर 20% तक है। जबकि आपकी बैकवर्ड स्टेट्स ये बिहार है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है। एक्चुअली ये जो स्टेट्स हैं इनको बीमारू स्टेट्स कहा जाता है। इनकी लगभग बीमारू है बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बीमा ए से आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ये जो स्टेट्स हैं ये वो स्टेट्स हैं लगभग जिनके सारे सोशल और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स शो करते हैं कि ये बहुत बैकवर्ड स्टेट्स हैं। इनको ओवरऑल इंडिया के अंदर बैकवर्ड स्टेट्स जो है कंसीडर किया जाता है, बीमारू स्टेट्स के नाम से इनको जाना जाता है। तो देखिए आप लगभग सारे ही इंडिकेटर में अभी हम 5th इंडिकेटर पर आ गए हैं। तो इन सारे ही इंडिकेटर में हम बिहार को, मध्य प्रदेश को, इन स्टेट्स को हम लो वैल्यू कैटेगरी के अंदर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू एडिड, नेट वैल्यू एडिड इन इंडस्ट्री में भी देखते हैं तो इनका 2.2% से लेकर 2.5% तक इनका जो है कंट्रीब्यूशन है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, अगर हम डेवलपमेंट इन फैक्ट्री सेक्टर की बात करते हैं तो महाराष्ट्र हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है। उसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना इनका मोर देन 50% कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद हम बात करते हैं पंजाब जो है वो डेवलप्ड स्टेट्स के अंदर तो आता है लेकिन उसकी डेवलपमेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर डिपेंड करती है, जबकि इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूशन उसका कम है, 2.8% के आसपास है। बिहार जो है, बिहार का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में भी कम कंट्रीब्यूशन है और फैक्ट्रीज़ में भी इसका कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट में भी बहुत कम है। हालांकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिनरल्स निकलते हैं लेकिन उसके बावजूद भी जो बिहार का जो कंट्रीब्यूशन है वो तुलनात्मक रूप से काफ़ी कम है। उसके बाद 6th हम देखते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चरल पोजीशन क्या है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम स्थिति देखते हैं तो हमें 3-4 चीज़ों को देखना होता है। नंबर 1 तो वहाँ पर एरिया, इरिगेशन फैसिलिटी कितनी अवेलेबल है, फिर वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन कितनी है पर पर्सन, पर कैपिटा, मोटर व्हीकल कितने हैं, बैंक फैसिलिटी कितनी है। इसके अलावा हम इसमें देखते हैं मेडिकल फैसिलिटीज़ कितनी है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स कितने हैं। तो इन चीज़ों के आधार पर भी हम इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ का इवैल्यूएशन करते हैं। तो इस पोजीशन के आधार पर हम देखते हैं कि पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि स्टेट्स जो हैं वो मोर देन 10% के इनका जो पोजीशन है वो हायर कंजम्पशन की तरफ है, जबकि बिहार, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आसाम की जब हम बात करते हैं तो ये स्टेट्स जो हैं नेशनल एग्रीगेट से भी काफ़ी पीछे रह जाती हैं। 44.9% है, 142 है। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं तो ये 100 भी नहीं पहुंच पा रही हैं। उसके बाद मोटर व्हीकल की अवेलेबिलिटी देखते हैं, एवरेज 132 है, जबकि बिहार में केवल पर 1000 पर्सन केवल 30 व्हीकल अवेलेबल है। उसके बाद हम बैंक ऑफिसर्स की बात करते हैं तो नेशनल एवरेज जो है 8.6 है 1 लाख पीपल के ऊपर, और इन स्टेट्स में 4.8, 8.3 जो कि नेशनल एवरेज से काफ़ी नीचे है। तो ये शो करता है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी भी इन राज्यों के अंदर काफ़ी पीछे है। इसका असर वहाँ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर, लोगों की स्किल गेन पर डालता है। उसके बाद बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर है चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर है, वहाँ पर कुछ चीज़ों के ऊपर खर्च जो है सरकार करती है और कुछ आइटम्स ऐसे होती हैं, कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटी ऐसी होती हैं, प्रोडक्शन एक्टिविटी जिनके ऊपर जो गवर्नमेंट निजी क्षेत्र है वो इन्वेस्ट करता है। निजी क्षेत्र इन्वेस्ट तभी कर पाएगा जब उनकी इनकम ज़्यादा होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि इनकम क्या होती है, इनकम आपकी Y=C+S होता है। तो ये जो S होता है ये इन्वेस्टमेंट में बहुत अहम भूमिका निभाता है। सेविंग होगी तभी लोग इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो इन राज्यों में, कुछ राज्यों के अंदर जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स हैं प्राइवेट सेक्टर के द्वारा वो बहुत कम है, उसका कंट्रीब्यूशन काफ़ी कम है। जैसे हम बात करते हैं पोस्ट इकोनॉमिक पीरियड, ये है 1990-91 के बाद,
50% ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स वर रिसीव्ड बाय द 5 स्टेट्स। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश केवल यहीं पर किए गए हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर तरीके से मेंटेन है, लोगों के पास इनकम भी है, स्किल भी है, तो यहाँ पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स के ऑफ़र भी आते हैं और उसके लिए स्टेबल कंड्यूसिव एनवायरनमेंट भी रहता है। लेकिन जब हम बात करते हैं बिहार जैसे स्टेट्स में, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति काफ़ी ख़राब है, माहौल नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो इसलिए वहाँ पर जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होती है उसकी स्थिति काफ़ी ख़राब है। उसके बाद असिस्टेंट फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जब बैंकिंग और फाइनेंस कंपनी के द्वारा जब फाइनेंस दिया जाता है किसी भी बिज़नेस को सेटअप करने का, तो इन स्टेट्स के अंदर माहौल जो है, जो एनवायरनमेंट है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, दैट इज़ वेरी मच कंड्यूसिव टू द प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड फॉर द रिसीविंग द फाइनेंशियल असिस्टेंस। दोनों के लिए ये माहौल जो है वो काफ़ी कंड्यूसिव है, स्टेबल है। तो इसलिए यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की हैं जो फंड बड़ी आसानी से देते हैं, आसान टर्म्स पर देते हैं, और ट्रस्टवर्दी वहाँ पर माहौल, लॉ एंड ऑर्डर अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट होने के कारण वहाँ पर ये माहौल है। उसके बाद लिटरेसी रेट, एजुकेशन, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए किसी भी इकोनॉमी का बेस जो होता है ह्यूमन रिसोर्सेज की डेवलपमेंट से होता है, और ह्यूमन रिसोर्सेज की डेवलपमेंट होती है आपकी एजुकेशन से, स्किल एजुकेशन से खास तौर पर। तो जो एजुकेशन रेट होता है, लिटरेसी रेट होता है, वही वहाँ की ह्यूमन डेवलपमेंट को सिग्निफाई करता है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो केरला, मिज़ोरम, त्रिपुरा, गोवा, हिमाचल, ये स्टेट्स मोर देन 80 और 90% जो हैं हाई लिटरेसी रेट के साथ टॉप पोजीशंस एक्वायर करती हैं इंडिया में, जबकि बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर लेस देन 67% आपका लिटरेसी रेट है। जो इंडिया का जो एवरेज लिटरेसी रेट है दैट इज़ 75%, तो यहाँ पर उससे कम जो है एवरेज से कम लिटरेसी रेट इन 5 स्टेट्स में है। उसके बाद पॉवर्टी लाइन की अगर हम बात करते हैं, आप जानते हैं कि तेंदुलकर मेथोडोलॉजी जो 2011-12 के अंदर ये 2006-7 में अडॉप्ट की गई थी, और इसके अनुसार हर एक निश्चित अंतराल के बाद पॉवर्टी जो सेंसस है वो किया जाता है पॉपुलेशन सेंसस के साथ। तो इसके हिसाब से 21.9% पॉपुलेशन इंडिया के अंदर बिलो पॉवर्टी लाइन है। इसका मतलब ये वो लोग हैं जो अपनी बेसिक नीड्स, रोटी कपड़ा और मकान की बेसिक नीड को भी मीट नहीं कर पा रहे हैं। तेंदुलकर कमेटी के हिसाब से हमने जो एक कैलोरी क्राइटेरिया है उसी के आधार पर पॉवर्टी लाइन को डिफ़ाइन किया हुआ है। तो बिहार, छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट्स में हम देखते हैं यहाँ पर जो पॉपुलेशन है बिलो पॉवर्टी लाइन हम देखते हैं 30 से 40% के बीच में। उत्तर प्रदेश में 29.4% है और छत्तीसगढ़ के अंदर 39.9 है, अप्रोक्सीमेटली 40%, और उत्तर प्रदेश में 29.4 या मानकर चलिए आप ऑलमोस्ट 30%। यानी कि इन 5 स्टेट्स में मोर देन 30 to 40% जो पॉपुलेशन है दैट इज़ बिलो पॉवर्टी लाइन। जबकि गोवा, केरला, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा ये लिस्ट पुअर पॉपुलेशन के साथ एग्जिस्ट करते हैं, टॉप पोजीशन है इनकी। तो इनकी जो पॉवर्टी है, पॉपुलेशन जो बिलो पॉवर्टी लाइन है वो हरियाणा के अंदर 11.2 है, बाकी सभी स्टेट्स में बिलो 10% है। तो ये यहाँ पर यहाँ की प्रोस्पेरिटी को शो करता है, रीजनल डिफरेंसेस को लगभग शो करता है। अगर हम टॉप और लो का देखते हैं तो गोवा में 5% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है और छत्तीसगढ़ में 40%, लगभग 8 गुना ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। उसके बाद लास्ट जो इंडिकेटर है दैट इज़ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है कि जन्म लेने वाले बच्चों में से प्रति 1000 लोगों के बच्चों के पीछे कितने बच्चे डेथ रहते हैं। 0 से 1 साल के बीच की जो पॉपुलेशन है उसको इन्फेंट पॉपुलेशन माना जाता है, पैदा होने से लेकर 1 साल की उम्र तक। तो इनमें से प्रति 1000 के पीछे कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहलाता है। तो जितनी किसी भी राज्य के अंदर पुअर मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं वहाँ पर ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट उतना ही कम होता मेडिकल फैसिलिटी जितनी अच्छी होती है ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट उतना ही कम होता है, और जहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी पुअर होती हैं वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वहाँ पर ज़्यादा होता है। देखिए असम में 44 है, उत्तर प्रदेश में 43 है, जबकि आप देखिए तमिलनाडु में 17 है,
यानी कि प्रति 1000 बच्चों में से 17 बच्चे ही मरते हैं। केरला में 10 बचते हैं मरते हैं, महाराष्ट्र में 19, पंजाब में 21, जबकि दूसरी इनमें देखिए 43, 44, 47 इस तरीके से जो पॉवर्टी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। उसके बाद हम बात करते हैं, इन सारे जो 10 के 10 पॉइंट हैं ये शो करते हैं कि भारत के अंदर रीजनल डिस्पैरिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मेन फीचर्स ऑफ पैटर्न ऑफ रीजनल डेवलपमेंट और रीजनल इक्वलिटी, मतलब कि पैटर्न क्या है। सबसे पहले तो जोग्राफिकल लोकेशंस का पैटर्न है कि कुछ जो अल्प विकसित देश राज्य हैं वो देश के बिल्कुल केंद्र में स्थित हैं, जैसे बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो इसके बावजूद भी इनकी जो स्टेट्स, इनकी जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी स्लो है, जबकि जो पेरीफ्री पर यानी कि किनारे पर है, जिसमें महाराष्ट्र आ गया, तमिलनाडु आ गई, केरला आ गई, इन स्टेट्स की जो इन स्टेट्स का जो लोकेशन है वो पेरीफ्री पर है, इसलिए इनको बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा मिलती हैं। इनके पास वाटर वेज भी अवेलेबल होते हैं बिज़नेस करने के लिए, बंदरगाहें हैं यहाँ पर। तो ये भी एक तरीके से एक फैक्टर हो सकता है कि इन स्टेट्स के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, ये ज़्यादा एक्सपोज्ड होती हैं डेवलपमेंट के। तो ये सारे कारण जो हैं वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, मेरे सैंडल भी खुल गया, वहाँ वो आ गया।